गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर। और आज मैं फर्स्ट फ्लाइट का पहली पोयम डस्ट ऑफ स्नो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ये आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और इसमें जो भी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती हैं तो वो हम कोशिश करेंगे समझाने की। कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम समझ पाएँ कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। वेल हियर ये एक पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, जो कि लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। अब आप ये मत समझना डस्ट का मतलब धूल होता है, नहीं। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब यहाँ ये हो जाता है कि जो बर्फ़ होता है ना, जो बर्फ़ की जो डस्ट होती है, यानी कि जो छोटे छोटे कण, यानी कि पेड़ों के ऊपर जब कभी कश्मीर में या कहीं आपने देखा हो ठंडे इलाकों में जब बर्फ़ पेड़ों के ऊपर पड़ने लगती है, बर्फ़ गिरती है, तो उससे क्या होता है, पेड़ों में वो बर्फ़ लग जाती है। तो इसकी वजह से अगर कोई भी पक्षी उसके ऊपर बैठता है तो वो जो बर्फ़ होती है वो झड़ जाती है। यानी कि यहाँ इसी चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। चैप्टर पोएम नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो, जो कि लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। राइटर का नाम ज़रूर याद रखिएगा गाइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो क्रो बना हुआ है यहाँ पर, ये आप लोग ने ये क्रो देखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये पोइट हैं जो कि बहुत ज़्यादा उदास बैठे हुए थे जब ये कौवा उसके ऊपर बैठता है और उसके ऊपर जो गिर रही बर्फ़ जो इसके ऊपर झड़ती है ना, तो इनका कुछ मूड अलग होता है और कुछ फिर चेंज हो जाता है। चलो हम शुरू करते हैं इसको। द वे अ क्रो शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। यानी कि जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ़ की जो धूल, यानी कि बर्फ़ की जो बर्फ़ गिराई मेरे ऊपर हैमलॉक ट्री से। हैमलॉक ट्री क्या होता है? मतलब हैमलॉक ट्री एक पॉइजनस, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जो हैमलॉक ट्री है ये एक पॉइजनस ट्री है। क्या ये एक पॉइजनस ट्री है? विद ए स्मॉल वाइट फ्लावर्स, विद ए स्मॉल वाइट फ्लावर्स। तो यहाँ आपको इतना याद रखना, ये जो हैमलॉक ट्री एक पॉइजनेबल होता है, जो कि आपका किसकी तरह होता है? एक क्रिसमस ट्री की तरह होता है। ये क्रिसमस ट्री आपका होता है, इस तरह का क्रिसमस ट्री होता है एक शेप में, ठीक है। इसी तरह से ओवन ट्री मतलब एक हैमलॉक ट्री होता है जिसकी जो लीव्स, जो ब्रांचेस होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, और ये पॉइजनस ट्री होता है। लेकिन वहाँ पर क्या था, ऑथर वहाँ पर पेड़ के नीचे था, और वहाँ पर इसमें हुआ क्या कि जो ऑथर खड़ा हुआ था वहाँ पर, उसमें जो क्रो था, अचानक अक्सर ऐसा होता है कि जब बारिश कभी होती है, हम लोग देखते होंगे बारिश कभी होती है, तो जब बारिश हो रही होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हो। और अगर उस पर कोई पक्षी अचानक आकर बैठ जाता है तो आप देखते हो कि जो पेड़ पे जो पानी होता है वो और ज़ोरों से हमारे ऊपर गिरने लगता है, या बारिश बंद हो चुकी होती है, ठीक है। अगर पेड़ पर कोई पक्षी बैठता भी है तब भी उसकी जो बूंदें होती हैं पत्तियों में वो हमारे ऊपर गिरने लगती हैं। इसी तरह से जो बर्फ़ थी जो पेड़ों पर जमी हुई थी, उसके ब्रांचेस पे हैमलॉक ट्री पर एक कौवा बैठा हुआ है, तो उस कौवा के बैठने से उसकी जो बर्फ़ थी इनके ऊपर गिर पड़ी। तब इनका थोड़ा सा ये शॉक्ड हो गए थे। फिर से देखते हैं द वे अ क्रो, जिस तरह से एक कौवा है, ठीक है, कौवे ने मुझे हिला कर रख दिया। उसके जो हिलाने का तरीका था, किस मतलब ये यहाँ पर शॉक का मतलब ये हो गया कि किसी चीज़ को शॉक कर देना, हिला देना बुरी तरीके से। अब यहाँ पर वो कोई कुछ और सोच रहा होगा, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और हुई है। क्या हुआ? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, ठीक है। तो जब हैमलॉक ट्री से बर्फ़ उनके ऊपर गिरी तो उसने उन्हें शॉक कर दिया, यानी कि अचंभित कर दिया। अब हुआ क्या, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पूरा इसको एक्सप्लेन किया गया। एक्सप्लेनेशन क्या है? द पोएम इज सेट इन अ सीन वेयर द पोएट इज़ इन अ बैड मूड। ये जो पोएम थी वहाँ मतलब ये उससे उनको दिखाती, उस सीन को दिखाती है जब जो पोएट क्या था, एकदम बुरे मूड में था, और एंड इज़ वॉकिंग बाय अ ट्री, और वो वहाँ पर पेड़ से होकर वो कहीं गुजर रहा था, हैमलॉक ट्री, जिसका नाम हैमलॉक ट्री है।
ठीक है। हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री, एक पॉइजनस ट्री है। एज ही पासिस बाय, जैसे वो वहाँ से गुजरता है, अ क्रो हैपन्स टू थ्रो सम स्नो डस्ट ऑन हिम, और जैसे वो वहाँ से गुजरता है तो जो क्रो होता है कौवा, उसके ऊपर कुछ स्नो वहाँ पर फेंक देता है, यानी कि गिर जाती है, जिसकी वजह से वेदर इट फॉल्स ऑन हिज हेड और शोल्डर इज़ अननोन एज देर इज़ नो स्पेसिफिक मैंशन इन द पोएम। अब यहाँ पर ये तो नहीं बताया गया कि उसके सिर पे गिरती है वो बर्फ़ या उसके कंधे पे गिरती है, ये एक अननोन मतलब अननोन तरीके से है, और कोई स्पेसिफिक मेंशन तो पोएम में दिया नहीं है। ऑल्सो एक बात और भी है कि द रीडर्स आर लेफ्ट इन द डाउट अबाउट द बर्ड्स स्पेसिफिक एक्शन, वेदर द क्रो वॉज लैंडिंग। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि जानबूझकर तो उसने किया नहीं होगा, हो सकता है वो पेड़ पर बैठ रहा हो, ठीक है, और ठंड से शाइवरिंग हो रहा हो, ठीक है, अपने आप को रीएडजस्ट करना चाह रहा हो ब्रांचेस में, ठीक है, और इट हैपन टू सेंड सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो अपॉन द ऑथर, जो ऑथर है उसके ऊपर थोड़े कुछ न कुछ पार्टिकल्स बर्फ़ के गिर गए होंगे। हेयर टू एजेंट्स ऑफ नेचर, यहाँ दो एजेंट्स हैं नेचर के, द हेमलॉक ट्री एंड अ क्रो, यानी कि दो ये नेचर है, नेचर के एजेंट्स हैं जो सिग्निफाइज करते हैं सैडनेस को, ग्लूम को, जस्ट लाइक द पोइट मूड्स वॉज इन द ओपनिंग सीन। जिस तरह से आपने देखा होगा, अब बहुत से लोग हम लोग बोलते हैं यार काला कौवा हमें बुरा लगता है, या काले कौवे के बैठने से बुरा होता है, ये एक हमारी दिमाग में एक साइकोलॉजिकल आ जाती है, साइकोलॉजिकल पॉइंट आ जाते हैं जो कि हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो तो अब हेमलॉक ट्री पॉइजनस होता है, इसका मतलब ये हो गया कि उसके ऊपर कुछ लोग ये भी सोच लेंगे कि हेमलॉक ट्री पॉइजनस होता है, उसकी वजह से उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा, और कौवे ने उनके ऊपर बर्फ़ गिराया तो उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा। नहीं, वो कुछ मूड ही उनका बुरा मूड में था, लेकिन वो देखो कौवे के बर्फ़ गिराने के बाद उनका जो मूड था एकदम कैसा हो गया, देखते हैं इसमें। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उनके दिल का जो मूड था बिल्कुल बदल गया जब उनके ऊपर बर्फ़ गिरी, ठीक है, और वो एकदम कुछ सोच रहे होंगे, अचानक से उनका जब बर्फ़ उनके ऊपर गिरी तो उनका मूड बदल गया। क्या बदल गया? उनका दिल का पूरा मूड बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड र्यूड का मतलब है हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि सॉरी फील करना। हम लोग कभी कभी रूड सॉरी फील करते हैं। हम सॉरी फील क्या करते हैं कि कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे दिमाग बहुत टेंशन में होता है और अचानक हमारा कोई फ्रेंड हो या कोई अच्छा दोस्त, मतलब कोई अच्छा ऐसा दोस्त हो जिससे बात करने में हमारा मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। फिर हम लोग बोलते हैं यार अच्छा हुआ यार तुमने मेरे साथ आ गए तो मेरा जो बाकी का दिन जो बर्बाद होने वाला था वो बच गया। सेम ऑथर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो उनका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट था, ग्लूम उदास टाइप के थे, लेकिन बर्फ़ के गिरने के बाद उनका मूड थोड़ा सा चेंज हो गया और उनमें खुशी आ गई। अब देखते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन फॉर रीजन्स अननोन, कुछ अलग तरीके से। द अदर वॉज हैविंग अ टेरिबल डे, कुछ अलग तरीके से अननोन रीज़न से उनका जो दिन था बहुत ज़्यादा ख़राब था। बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली, यानी कि उनका जो बर्फ़ का गिरना उनके सिर पर या उनके शोल्डर पर तो उनके मूड को एकदम बदल कर रख दिया। ही हैड ऑलरेडी स्पेंट हिज डे इन अ बैड मूड, उन्होंने अपना दिन पूरे मतलब बुरे मूड में एकदम गुजार लिया था। बट द रेस्ट ऑफ इट वॉज सेव्ड, लेकिन कुछ बचा हुआ था दिन बाय द क्रो, ठीक है, एंड द हेमलॉक ट्री, ठीक है। अब जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंस। जो हेमलॉक ट्री होता है और जो क्रो होता है, हमने जैसे आपको बताया था ना, ये नेगेटिव असर डालते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑथर क्या बोल रहे हैं, जनरली ऐसा मतलब रेफरेंस दिया जाता है कि इनका नेगेटिव असर होता है। बट द poet used them beautifully to portray that inauspicious things can bring joy and happiness too। तो उन्होंने बताया कि जो उनका जो सोचने की जो ताकत थी वो थी पॉजिटिव थिंकिंग। तो उनकी अब हम सबको पता है कि जो हेमलॉक ट्री और जो क्रो है वो नेगेटिव पावर हम लोग को देते हैं, लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड होता है हम उस नेगेटिव पावर को ब्यूटीफुली तरीके से एक पॉजिटिव पावर में बदल दें। ऑथर ने भी एक नेगेटिव पावर को ब्यूटीफुल पावर में यानी कि पॉजिटिव पावर में बदल दिया था, ठीक है। वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट विच एवर वे द नेचर चूजेस टू ब्लेस यू। अब ये हमारे ऊपर होता है कि ईश्वर हमें पता नहीं नेगेटिव तरीके से एक पॉजिटिव एनर्जी दे देता है कि पॉजिटिव तरीके से हमें नेगेटिव एनर्जी
देता है। बस आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती रहेंगी। जब हम लोग किसी चीज़, कभी कभी हमारे दिमाग में ये आ जाता कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम लोग एक नेगेटिव पॉइंट ले लेते हैं कि भाई काट जाती है तो काट जाती है। अगर उस चीज़ को अगर पॉजिटिव तरीके से लेकर आओगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपके साथ जैसा आपने सोचा है वैसा होगा। ठीक, आप ऐसा सोचे कि बिल्ली रास्ता काट गई तो मेरे साथ गलत हो जाएगा, आप ऐसा सोचिए मत। आप ऐसा सोचिए, हो सकता उसे कहीं जाना हो तो वो जा रही होगी, आपको क्या कर, आप तो अपना काम करें तो आप कर सकते हैं। तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड वहाँ काम आएगा, आपकी नेगेटिविटी वहाँ पर काम नहीं आएगी। अच्छा, कुछ चीज़ें हम यहाँ और बता देते हैं। यहाँ पर कुछ राइम्स हैं, राइम्स हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर राइम्स जानते हो, जैसे आप ए बी इस प्रकार से, जैसे ए बी और बी सी तरीके से याद रखना। जो पहली लाइन और थर्ड लाइन, उसके बाद सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन को आप देखिए। पहली लाइन में क्रो लिखा हुआ है और थर्ड लाइन में स्नो लिखा हुआ है। ये दोनों मिस क्या हो रहा है, राइमिंग वर्ड्स हो गए, एक दूसरे से मिल रहे हैं। मी और ट्री ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इन चीज़ को बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, यानी कि दोनों की एक जैसी आवाज़ आना। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ ये बोलते हैं कि एक यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि शॉक डाउन ऑन मी, जहाँ एक एसोनेंस होते हैं, जहाँ पर एक ही जो वॉवल्स होते हैं एक साथ बार बार आते हैं। जैसे शॉक में ओ आ गया, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, जैसे ये शॉक में एक ओ आ गया है ना, और यहाँ पर फिर डाउन में भी ओ आ गया, ठीक है, और ऑन में भी ओ आ गया। तो आपने देखा कि ये ओ 1 2 3 मतलब कई बार ओ आ चुके। तब जब किसी वॉवल्स को रिपीट करा जाए एसोनेंस, तो उसको हम लोग एसोनेंस बोलते हैं, एसोनेंस। ठीक है, याद रखना, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, और इसी बात और एक और ये जैसे हैज़ हो गया और हार्ट हो गया। ठीक है, रिपीटेशन कोई वर्ड हो जाता है, ठीक है, हैज़ हो गया और हार्ट, यानी कि सेम साउंड रिपीट हो रहे तो एक रिपीटेशन वर्ड हो जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी जो कि फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड रहती हैं। और यहाँ कुछ जैसे मैंने आपको बताया था, ये कुछ एलिट्रेशन हो गया, ठीक है, जैसे एलिट्रेशन यानी कि रिपीटेशन ऑफ द वर्ड, क्या ऑकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द एडजस्टेंस और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन। जैसे हैज़ हार्ट, ये क्या हो गया, हैज़ हार्ट, ये एलिट्रेशन हो गया। इन वर्ड को हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे सेव, और ये देखना आपने, हैज़ हो गया और हार्ट हो गया, तो यहाँ पर एच वर्ड का साउंड बार बार रिपीट किया गया। इसी तरह से यहाँ एस हो गया और यहाँ पर भी एस हो गया, तो यहाँ पर एस साउंड का वर्ड मतलब एक रिपीट किया गया, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, एलिट्रेशन। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो ये इन्वर्जन आप छोड़ सकते हो, वो तो इन्वर्जन आते हैं। और एसोनेंस मैंने आपको बता दिया था कि एसोनेंस यहाँ पर साउंड ओ आया था। इस चीज़ को जब हम किसी वर्ड में बार बार देखते हैं कि यहाँ जो शॉक में एस आ गया, डाउन में शॉक में ओ आ गया, डाउन में ओ आ गया, ऑन में भी ओ आ गया, तो ये एसोनेंस कहलाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग फिगर ऑफ स्पीच में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एंजाममेंट होता है, एक एंजाममेंट जहाँ पे कोई भी हम लोग किसी भी प्रकार के मार्क्स को, पंचुएशन को नहीं लगाते, उनको हम लोग बोलते हैं एंजाममेंट। ठीक है, जैसे हम आपको ऊपर दिखा देते हैं, आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पूरे 4 लाइनें ये लिखी हुई, 1 2 3 और 4। यहाँ पर कहीं पे भी आपको पंचुएशन नज़र नहीं आ रही, तो जहाँ पंचुएशन पूरी नहीं नज़र आती, चार लाइनों में, 1 पैराग्राफ में, वो एंजाममेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका इतना। और अगर आपको क्वेश्चन इसके अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं तो आप इसके क्वेश्चन ले सकते हैं। कि मैंने डस्ट ऑफ स्नो की समरी लिख दी है, अगर आप समरी लिखना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगर आप फिर और यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, आप अगर क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप आराम से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और इनको आप फॉलो करिएगा। ये आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि राइम्स हैं और फिगर ऑफ स्पीच है और भी जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद हम मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर, बाय बाय।